Hello everyone, welcome to the very first session of Indian polity through the real text of the Constitution. इस पूरी सीरीज में हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के रियल टेक्स्ट, ठीक है, जो कि ठीक है आप भी डाउनलोड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, इसके रियल टेक्स्ट के थ्रू हम कवर करेंगे। और साथ में हमारा देखिए मेन फोकस जो होगा वो होगा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम कैसे मजबूत करें। और इस साल का अगर आपने पेपर देखा होगा 2024 का, उसमें पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मे बी 23 और 24 इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें सिर्फ पॉलिटी के आ गए थे। लेकिन बावजूद इसके है ना, आप पाएंगे कि पॉलिटी का जो टर्न आउट रेशो है वो उतना ज़्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन इतने डायरेक्ट पूछ लिए, ठीक स्टेट पीसीएस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए कि ये चीज़ कहाँ पे मेंशन्ड है, ये कौन से पार्ट में है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के रियल टेक्स्ट में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से चीज़ों को मेंशन किया गया है, अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे हिट कर सकें। दिस इज़ वाई वी आर नॉट रेफरिंग टू एनी रैंडम बुक और एम लक्ष्मीकांत एटसेट्रा, नो, we are going through the real text of the constitution plus relevant case laws प्लस जो भी रेलेवेंट आपके, ठीक है, कोई बेयर एक्ट्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन से रिलेटेड हम जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के, दोनों आरपीए एक्ट के, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट एटसेट्रा, ठीक है, इन सब तरीके के जितने भी आपके, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, है ना, पीसा पे वो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके प्रोविजंस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डीपर क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, केस लॉ को, बेयर एक्ट को, और साथ में पॉलिटी के पीवाईक्यूज इसमें हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे। सो इट विल बी एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, है ना। कोशिश रहेगी कि प्रीलिम से पहले इसे कंप्लीट किया जाए। पिछले साल भी ये आई थी, लेकिन है ना हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे पिछले साल, बावजूद इसके 11-12 क्वेश्चन सिर्फ उन 10-12 लेक्चर से आप इजीली कर पाते, ठीक है। इस बार कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी बिफोर द एंड ऑफ अप्रैल। तो आज हम देखिए प्रियम्बल, और प्रियम्बल में मेंशन्ड हर एक वर्ड, देखिए उन्होंने इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, सोशलिज्म पे, उसने सेकुलरिज्म पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसने स्टेट के मीनिंग पे भी, ठीक है, स्टेट के मीनिंग पे भी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने फ्रेटर्निटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है बेसिकली, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी लिबर्टी मेंशन है, कौन सी लिबर्टी मेंशन नहीं है। इन सब चीज़ों पे काफ़ी डेप्थ में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टेट के मीनिंग पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द रियल मीनिंग ऑफ स्टेट, उसमें 3-4 ऐसे ऑप्शन दे दिए थे जिसमें कोई भी कंफ्यूज हो जाए, राइट। तो देखिए प्रियम्बल का ये जो टेक्स्ट है, ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ठीक ऐसे लिखा हुआ है ये कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all the citizens, ये कहना क्या चाह रहा है, ये फ्रेज पहले इसे अच्छे से समझते हैं, ये फ्रेज क्या कहना चाह रहा है। इसमें हम जो भारत के लोग हैं, हम खुद से एक वादा कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं, खुद से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बाद में अगर आपसे वो पूछ लेगा कि इंडिया में सुप्रीम कौन है, बाद में अगर वो बोल देगा कि इंडिया में सोवरेन कौन है, सुप्रीमेसी और सोवरेनिटी के बीच का अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ठीक है कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर यू सोवरेन वुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, नो, एक्चुअली नॉट। वाई, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ रखा है कि इन इंडिया देयर इज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बट नॉट द सोवरेन। सोवरेन कौन है ये हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अभी अभी इस पे भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू देखे हुए हैं, उन उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे ही पढ़ना होगा, ऐसे ही समझना होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग खुद ही से ये वादा रेजोल्यूशन कर रहे हैं कि हम भारत को एक सोवरेन संप्रभु राष्ट्र, ठीक है, सोशलिस्ट राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक राष्ट्र। अब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिबेट है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, है ना। एक ऐसा देश हम बनाएंगे जो कि सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो, और उसमें सारे अपने सिटीजन्स के लिए हम कुछ प्रोविजन करेंगे, क्या, कि भैया हम सबके लिए जस्टिस रखेंगे, कैसा, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, 3 डायमेंशन जस्टिस के। इसके अलावा वो कुछ भी और बोले तो नो,
ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा वो कुछ भी और बोले कि भैया जस्टिस किस तरीके का दिया जाए, है ना, कोई चौथा टाइप का जस्टिस वो बोले कि डिजिटल जस्टिस की बात हुई है, नहीं, कोई भी और वो बोले, राइट। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी है। इम्पोर्टेंटली जब हम आगे देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें काफ़ी सारी अदर लिबर्टीज़ की बात भी हुई है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फ्रीडम, इन सब चीज़ों की उसमें बात हुई थी। लेकिन यहाँ नहीं हुई है, प्रियम्बल में सिर्फ ये लिबर्टीज़ प्रॉमिस की गई है कि थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, अदर टाइप ऑफ लिबर्टीज़ को इसमें मेंशन में नहीं किया है, ये ध्यान में रखना है। फिर इक्वालिटी सिर्फ दो टाइप की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर वो बोले कि वहां पे हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है, नो। वो बोले अगर वहां पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की गई है, नो। अब इसकी भी एक यूटिलिटी है, वो क्या है हम अभी आगे जानेंगे। रिपब्लिक बनाने के लिए इक्वालिटी का होना जरूरी है, आगे हम जानेंगे। एंड टू प्रमोट एमंग देम फ्रेटर्निटी। अब ये फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, ये फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह को पढ़ेंगे तब हमें ये बात पता चलेगी, इसका क्वेश्चन तब हम डिस्कस करेंगे। फ्रेटर्निटी काम क्या होगा फ्रेटर्निटी का, हमें भाईचारा लोगों में क्यों बढ़ाना है, ताकि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को हम अपहोल्ड कर सके। दो काम है, समझ रहे हो, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अपहोल्ड करना, हर एक व्यक्ति को ये रियलाइज करना कि एवरी अदर सिटीजन इज इक्वल सिटीजन। तो सबकी डिग्निटी को प्रॉमिस करने के लिए हमने एक फ्रेटर्निटी से भरा वातावरण क्रिएट करने का प्रॉमिस किया, किससे, खुद से। वी आर सोलमली रिजॉल्विंग इट। एंड देन दूसरा काम क्या है फ्रेटर्निटी का, टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, है ना। लोगों में भाईचारा बढ़ाने का दूसरा काम क्या है, नेशन में यूनिटी और इंटेग्रिटी को लाना, एकता और अखंडता को लाना। अब ये इंटेग्रिटी वर्ड भी कब आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें हम आगे जानेंगे। अभी के लिए मीनिंग इसका ये है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को डू हेयर बाय एडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे बिहाफ में इस पे साइन किसने किए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। तो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके हर एक वर्ड को हम जानेंगे। हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें पता चलती है, सीधा सवाल ये भी आता है, हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें पता चलती है। पहली चीज हमें पता चली सोर्स ऑफ सोवरेनिटी। सबसे पहले फ्रेज में हमें पता चला कि भारत में सोर्स ऑफ सोवरेनिटी क्या है, भारत में सोवरेनिटी किसके पास है। भारत में सोवरेनिटी है वी द पीपल के पास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वी द पीपल आर सोवरेन इन इंडिया। इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, it is not the constitution that is sovereign, no, it is not the supreme court that is sovereign, it is not the parliament that is sovereign। समझ रहे हो, अब सोवरेनिटी का मीनिंग क्या है ये अभी हम आगे जानेंगे। अभी के लिए ये समझो कि भारत में सोवरेन, संप्रभु कौन है, हम लोग सोवरेन है। वी फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, है ना, रूसो का एक फेमस डॉक्ट्राइन है पॉपुलर सोवरेनिटी, कि लोगों के हाथ में सोवरेनिटी हो, ठीक है, स्टेट के पास ना हो, लोगों के, है ना, स्टेट बेसिकली गवर्नमेंट के पास ना हो, लोगों के पास सोवरेनिटी हो। जनरल विल का उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है ना, वो एक डीपर कॉन्सेप्ट है। खैर उसे अभी के लिए छोड़िए, अभी के लिए ये समझिए कि भारत में सोवरेन कौन है, ये अगर कोई बोले तो वी द पीपल है। भारत में सुप्रीम कौन है अगर ये कोई पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन है। सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी के बीच का डिफरेंस अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। नेक्स्ट, डेट ऑफ एडॉप्शन हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट और एनेक्ट कब किया गया, ये है ना, अगर वो ये भी बोले कि एडॉप्ट, है ना, डेट ऑफ एडॉप्शन या फिर डेट ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो 26 नवंबर 1929 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो 26 जनवरी 1950 है, इसीलिए उसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, ठीक है। उस टाइम भारत गणतंत्र बना, ठीक है। अब गणतंत्र
को, है ना, क्योंकि इंडिया के लोगों के द्वारा जो बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस दिन इम्प्लीमेंट किया गया, और तब तक जब तक कि ये पीपल उस दिन को, देखिए रिपब्लिक डे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम आगे समझेंगे रिपब्लिक का मीनिंग भी, आगे जब हम समझेंगे कि एक्चुअल में रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, तब हम ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में उसे रिपब्लिक डे इसलिए नहीं कहते हैं कि, हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ। नो, राइट। रिपब्लिक कहने का एक और कारण यह भी है कि भैया उस दिन इंडिया को इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिला, ठीक है। उससे पहले इंडिया में वॉइसरॉय का ही सिस्टम था, उस दिन इंडिया में इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। क्लियर। अब इन सब चीज़ों को अब थोड़ी थोड़ी देर में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए ये समझो कि डेट ऑफ एडॉप्शन भी हमें यहीं से बात पता चलती है, और इस पे PYQ आया हुआ है। अगला कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि भैया भारत का राज्य का नेचर क्या होगा, किस प्रकार का राज्य हम बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब शुरुआत में इसमें ये सोशलिस्ट और डेमो सेकुलर वर्ड नहीं थे, ये हमें एक्सप्लेनेशन ही कह रही है कि भैया जो सोवरेन, ठीक है, इससे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ, 1976 से पहले ये फ्रेज था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसे इसे चेंज करके, है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। उससे पहले बस ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। सवाल यहां से भी आया हुआ है, इस एक्सप्लेनेशन से आया हुआ है, अभी हम आगे जानेंगे। क्लियर। दूसरी बात कि इसमें ये जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया फ्रेज है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फ्रेज है, ये भी पहले नहीं था, ये फ्रेज भी पहले पूरा नहीं था। इसमें बस यूनिटी ऑफ द नेशन की बात की गई थी। एंड इंटेग्रिटी जो वर्ड है ये भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। सवाल वो ये भी पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल, टिल नाउ प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। यस, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इन इंडिया, है ना। तो ये एक तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट, कि स्टेट तो हमने बना दिया, राज्य हमने बना दिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ शासन करना है ना, व्यवस्था बनाना है? नो, व्यवस्था बनाना है, लेकिन क्यों बनानी है? ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी मिल सके ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वालिटी मिल सके ऑफ स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी। These are the core goals of the state, objectives of the state that have been mentioned in the constitution, in the preamble of constitution. अब देखिए सवाल ऐसे आए हुए हैं, 2021 का ये PYQ है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दैट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या था? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। अब आते हैं थोड़ा मीनिंग ऑफ द टर्म्स में, मीनिंग को समझते हैं। अब हम ये बात समझेंगे कि इंडिया को रिपब्लिक उस दिन क्यों कहा गया, ठीक है, या फिर इंडिया में सोवरेनिटी पॉपुलर क्यों है। सबसे पहले हमें समझना है सोवरेन वर्ड का मीनिंग। द वर्ड्स सोवरेन एंड सुप्रीम आर डिफरेंट। Different people have tried to basically define sovereignty in different words. For example, there is a political scholar that you don't need to remember. For your reference, मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो गार्नर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी, है ना, लीगल सोवरेनिटी इज that determinate authority which is able to express in legal form the highest commands of the state, the power which can override the prescriptions of divine law and principles of morality and mandates of public opinion. मतलब ये एक ऐसी पावर है ना, सोवरेनिटी एक ऐसी पावर है जो कि सुप्रीम कमांड ऑफ स्टेट को इशू कर सकती है ना। ये गार्नर की अकॉर्डिंग ये एक डेफिनेशन है, लेकिन एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव और, ठीक है,
सबसे सटीक जो डेफिनेशन मुझे लगी वो ये है जेलिनेक की, आपने याद नहीं रखनी है। जेलिनेक की डेफिनेशन ये कह रही है कि सोवरेनिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेट by virtue of which it cannot be legally bound except by its own or limited by any power other than itself। ये क्या कह रही है कि सोवरेनिटी राज्य की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है ना, एक ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं, राज्य का एक ऐसा स्वरूप है, उसकी एक ऐसी पावर है, जिस है ना उसका एक ऐसा नेचर है, एक ऐसी क्षमता है ना, बिकॉज ऑफ विच राज्य पे कोई भी अदर लिमिटेशन नहीं होगी। क्या कोई लिमिटेशन नहीं होगी? नो, कोई भी अदर लिमिटेशन नहीं होगी अदर देन दोज लिमिटेशंस विच द स्टेट हैज पुट ऑन इटसेल्फ। दैट मीन्स कि स्टेट, ठीक है, दैट मीन्स सोवरेनिटी डज नॉट मीन अनब्रिडल्ड पावर टू डू एनीथिंग। नो, सोवरेनिटी इज अ पावर जो कि किसी स्टेट ने एक सिस्टमिक वे से यूज करने के लिए है ना अपने पास रखी हुई है। वो खुद पे लिमिटेशन लगा सकता है, बट लिमिटिंग अथॉरिटी कोई बाहर से नहीं होनी चाहिए। स्टेट कैन लिमिट इट्स ओन पावर। यहीं से, इस डेफिनेशन ऑफ सोवरेनिटी से ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का उदय होता है। इसी डेफिनेशन से कि भैया सोवरेनिटी डज नॉट अलाउ स्टेट टू बी अनब्रिडल्ड मॉन्स्टर। दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोवरेनिटी, है ना। टू मेंटेन द सोवरेनिटी एवरी स्टेट हैज टू मेंटेन द बेसिकली, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि एक एक पॉपुलर कंसेंट, या फिर जिसे हम कहेंगे कि अथॉरिटी को लोगों का सपोर्ट मिलना, वो उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज सोवरेनिटी किसी स्टेट के पास नहीं रहेगी। राइट, अब वो पॉपुलर सपोर्ट उन्हें कैसे मिलेगा? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर को लिमिट भी करे। सो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसके यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं। नंबर वन, लिमिटेड गवर्नमेंट है ना, ताकि जो अनब्रिडल्ड पावर है गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं है कि सोवरेनिटी को चेक किया जा रहा है, नो, अनब्रिडल्ड पावर को चेक किया जा रहा है, ठीक है, ताकि लोगों में सपोर्ट गवर्नमेंट का बना रहे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का दूसरा मीनिंग क्या निकलता है यहाँ से कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो एक सिस्टम एस्टेब्लिश करेगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो प्रेस्क्राइब करेगा कि गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी और गवर्नमेंट की पावर्स क्या नहीं होंगी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसने अडॉप्ट किया है? ये उस सोवरेन स्टेट ने खुद अडॉप्ट किया है, उस सोवरेन ने खुद अडॉप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, सो हु इज सोवरेन इन इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। We have enacted a constitution that is limiting the authority of a system created by us। अब समझ में आया यहाँ से कि जब हम सोवरेनिटी का मीनिंग समझते हैं कि इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेट, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट बी लीगली बाउंड एक्सेप्ट बाय इट्स ओन टर्म्स, एक्सेप्ट बाय इटसेल्फ। तो सोवरेनिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेट। अगली बात कि सोवरेनिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट और पर्सन। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम गवर्नमेंट के साथ सोवरेनिटी को अटैच कर दें तो वहां से आपका टोटलिटेरियन स्टेट्स, ठीक है, टोटलिटेरियन रिजीम्स का पैदा होना वो शुरू हो जाता है। And sovereignty in modern context, it does not mean unbridled power. State can make laws for itself to limit those powers on rational grounds. This limitation is created through constitution. इसी से आपका राइज होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, राइट।
अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है पिछले साल भी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने देखा था कि इंडिया फॉलोज द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। नो, पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन इन इंडिया, देयर आर लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस, है ना। कोर्ट्स का लिमिटेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर का लिमिटेशन है ना, डिवीजन ऑफ पावर का लिमिटेशन है, देर आर लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे। सो इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, है ना। नॉर इज इट सुप्रीम। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सुप्रीमेसी और सोवरेनिटी के बीच का डिफरेंस अभी हम देखेंगे। अगला, जुडिशियल सोवरेनिटी वेयर सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। यस, सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ लैंड, यस, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूशन। बट डज दैट मेक सुप्रीम कोर्ट the sovereign institution? Does that make Supreme Court the unchallengeable institution? No. समझ रहे हो? राइट। तो ये भी एक गड़बड़ बात है, क्योंकि इंडिया में देर इज बैलेंस ऑफ पावर। सो किसी भी ऑर्गन का सोवरेन होना तो बनता ही नहीं है। पॉपुलर सोवरेनिटी, इंडिया में वी द पीपल आर सोवरेन, राइट। अब देखिए सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी के बीच का डिफरेंस समझिए। सोवरेनिटी इज अबाउट द सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर। सो इंडिया में सोर्स ऑफ पावर क्या है? पीपल, पीपल। सुप्रीमेसी इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पावर, इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पावर, ठीक है। सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी क्या कहती है कि भैया देर इज ए स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कोई एक चीज है जो टॉप में बैठी है, जिसकी गाइडलाइन को सबको फॉलो करना पड़ेगा कि पावर कैसे एक्सरसाइज होगी। ऐसा वो टॉप में कौन बैठा है? इज दैट प्रेसिडेंट? नो, प्रेसिडेंट इज नॉट रनिंग द कंट्री एज पर हिज और हर ओन डिस्क्रिप्शन। नो, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गाइडिंग, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गाइडिंग ऑल लीगल एक्शंस, है ना, ऑल अथॉरिटेटिव एक्शंस इन इंडिया। So, in this authoritative distribution of power, supreme, है ना, what is that thing that is sitting at the top? वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वाई कहा जाता है कि इंडिया में लॉ इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। लॉ इज नॉट सोवरेन इन इंडिया, सोवरेन इज पीपल। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू, ठीक है, एनरोल इन द कोर्सेज civilspot.in, आप यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। PYQ रिसर्च प्रोग्राम अपना एक चलता है, ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। देन देर इज़ ऑल्सो ए साइंस एंड टेक कोर्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, यू कैन ज्वाइन द कोर्स, है ना, और यहाँ पे जाकर के आप सीधे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे PYQ, ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए सारी चीज़ें असेंबल यहाँ पे की गई है। ऑलरेडी 40+ आवर्स का इसमें कंटेंट आपको मिलेगा जो अपलोड हो रहा है, और डेली इसमें सेशंस आते हैं, डेली इसमें सेशंस आते हैं। एंड आर टारगेट इज़ कि बिफोर प्रीलिम्स हम मोर देन 110+ आवर्स के इसमें क्वेश्चंस, मोर देन 3000 PYQs हम इसमें वेरियस थीम बेस्ड PYQs कवर कर सकें। फिर देखिए, टर्म ऑफ स्टेट से यहाँ पे सवाल पूछा गया कि बताइए इनमें से स्टेट को कौन सी चीज़ बेस्ट डिफाइन करती है। इज इट अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। दूसरा, इज इट अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट एंड सेफगार्ड मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। या फिर इज इट अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी फॉर लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन गवर्नमेंट, और इज इट अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी, है ना, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। देखिए आंसर आप सभी को पता है, क्योंकि आप PYQ ऑलरेडी लगा रहे हैं। आंसर ये है। ये क्यों है, ये क्यों है इसका आंसर, ये जानने के लिए आपको मीनिंग ऑफ स्टेट को पहले समझना पड़ेगा कि स्टेट इंडिया में कब बना और कैसे बना। सॉरी, दुनिया में मीनिंग ऑफ स्टेट कि भैया राज्य क्या होगा, है ना, इसकी एक जनरल डेफिनेशन कब और कैसे अडॉप्ट की गई। सो देयर वाज दिस कन्वेंशन 1933 में, एक कन्वेंशन हुई, याद नहीं रखना है आपको, है ना, मैं आपके ध्यान के लिए बता रहा हूँ कि यस, दुनिया में देयर इज एन एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन एक हुई, है ना, ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। इसमें ये चीज़ बताने की कोशिश की गई, नंबर 1 कि स्टेट क्या होगा, नंबर 2 उनके राइट्स क्या होंगे और ड्यूटी क्या होंगे, उन पे लिमिटेशंस नॉर्मली क्या होंगी, ठीक है।
तो ये 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स था, ठीक है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट काम ये हुआ साथ में कि भैया द स्टेट एज ए पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एज अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। भैया इंटरनेशनल लॉ के पर्पज के लिए हम स्टेट को, है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओनली स्टेट पार्टीज कैन गो देयर, बट वो स्टेट कौन होगा, है ना, वो पार्टी कौन होगी, ये डिसाइड करने के लिए उसके पास 4 एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या? एक, उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। परमानेंट पॉपुलेशन, ऐसा ना हो कि ठीक है कोई माइग्रेंट हो, आए और है ना कल को वो निकल गए। फॉर एग्जांपल इंडियंस, अगर आप बात करें यूएई में, तो इंडियंस आर मोर देन मे बी, ठीक है, मोर देन द यूएई का अपना पॉपुलेशन, है ना। तो वो वहाँ के स्टेट में नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट परमानेंट पॉपुलेशन। समझ रहे हो इस बात को? जैसे इंडिया में जो बाहर से माइग्रेंट आ रहे हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। दिस इज वाई दे आर नॉट हैविंग पॉलिटिकल राइट्स इन इंडिया। दिस इज वाई बांग्लादेशी migrants are not having political or civil rights in India, right? Because they are not the part of Indian state. For being a part of Indian state, they have to be permanent in India. They need to get that particular certificate, that yes, we are permanent to India, है ना, and we have no intention to live India. तभी तभी सिटीजनशिप ऑफर की जाती है। क्लियर? दूसरी बात, ए डिफाइंड टेरिटरी, उनके पास एक प्री डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। अगली बात, उनके पास एक सरकार भी होनी चाहिए, और कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस इनटू अदर स्टेट्स। तो ये जो है, ये 4 इसमें बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई कि भैया उनके पास अपनी परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, है ना, उनकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उनके पास सोवरेनिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, व्हाट डज दैट मीन, है ना? दैट मीन्स कि दे आर सोवरेन, दे आर एंजॉइंग इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ये इंटरनल सोवरेनिटी के गुण हैं, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट, परमानेंट पॉपुलेशन, एंड देन पीपल आर पेइंग, है ना, पीपल आर बेसिकली फीलिंग ऑब्लाइज्ड टू द अथॉरिटी। These are basically characteristics of internal sovereignty. ये एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। क्लियर? तो इनके पास पूरी सोवरेनिटी होनी चाहिए। अगली बात, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वो ये बोले कि भैया इज रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स, इज दैट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट? नो। फॉर इंटरनेशनल लॉ it does not matter whether a state is having the recognition of other states or not, है ना। फॉर एग्जाम्पल, there can be a country which is not recognized by any other state. Still, for the purpose of international law, it will be considered as a state only because of the reason that it is having permanent population, defined territory, government, and capacity to enter into other relations, relation with the other states. So, assuming कि ठीक है, ये चीज़ आपको पहले पता थी, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, तो आप इसको इजीली लगा पाते थे, क्योंकि इसमें बाकी बहुत भाग भसड़ इसमें की गई है। लॉ एंड ऑर्डर, है ना, हो सकता है कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो। फॉर एग्जांपल मैनी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल म्यांमार, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर एज ऑफ नाउ, बट दैट डज नॉट मेक इट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट। Culture, tradition and government, it is a culture and tradition, you can say कि they are the ठीक है foundational blocks of any nation, है ना। सिमिलर पैटर्न्स ऑफ लाइफ, नेशन के लिए को आप इसमें इस ग्राउंड में कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉट द स्टेट। स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। देन सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ, है ना, डेफिनेट टेरिटरी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल चाइना में देर इज नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना। मे बी in Russia, maybe there is no independent judiciary because no judge till now has passed any decision against the current Russian president. Independence of judiciary, so no, आप जो है इसे भी नहीं मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिडक्टिव में के, है ना, अपना मेथड लगा करके ऐसे आंसर्स में, ठीक है, आंसर के करीब ऐसे क्वेश्चन में आपको पहुंचना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेशन, 2020 का क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। पॉपुलर गवर्नमेंट, नो, दैट इज अ पॉपुलर सोवरेनिटी। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, मैंने बताया ना, लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। सोवरेन ने खुद ही को लिमिट किया ताकि खुद ही के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए रूल को कहीं वो ब्रेक ना कर दे, लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर हो. गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, जरूरी नहीं है कि नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड हो, है ना, नॉमिनल और रियल हेड हो, जरूरी नहीं है ना, हो सकता है दोनों एक ही हो, जैसे यूएसए में हो, है ना. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, जरूरी नहीं है कि उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मानेंगे. फॉर एग्जांपल इंडिया में चलो हाँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, अगर यहाँ पे स्टेट लिखा होता तो राइट. फॉर एग्जांपल आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर यहाँ हेड ऑफ द स्टेट होता तो इंडिया में प्रेसिडेंट के पास देर इज नो रियल पावर. देन गवर्नमेंट, ये डायरेक्टली पीवाईक्यू से पूछा गया बेसिकली क्वेश्चन है, 1 साल बाद ये रिपीट हुआ. गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ऊपर हमने पढ़ा है ना. गवर्नमेंट इज प्लेसिंग, या फिर द सोवरेन इज प्लेसिंग द लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. दूसरा करेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा था कि वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेस्क्राइबिंग कि अथॉरिटी को कैसे एक्सरसाइज किया जाए. क्लियर. सो 1 and 2 इज द आंसर. नेक्स्ट देखिए, वन वेयर मोनार्क इज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, जरूरी नहीं है. For example, India is a constitutional government. There is no monarchy. One where there is always universal adult franchise. जरूरी नहीं है कि universal adult franchise हो ही हो, right? तो है ना, constitutional government universal adult franchise से पहले भी थी. For example, in UK etc. universal adult franchise it came much later in 1928 or something. Before that also there was constitutional, है ना, constitutional government, limited government. तो ये चीज़ें थोड़ा जो है ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, सोशलिज्म. दिस इज ऑल्सो मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन नंबर 1, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म रेफर्स टू ए सिस्टम जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सोसाइटी के कंट्रोल में हो, ठीक है, अंडर द सोशल कंट्रोल. नाउ who is the political agent of the society? It is the state. So in most of the socialist economies, state is controlling the means of production. ये बिल्कुल मार्क्सिज्म है ना, ये जो इस तरीके का सिस्टम है ये कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है. क्योंकि कार्ल मार्क्स सेड आई वांट ए सिस्टम विच इज स्टेटलेस एंड विच इज क्लासलेस, ठीक है, विच इज स्टेटलेस एंड विच इज क्लासलेस अल्टीमेटली. तो कार्ल मार्क्स क्या चाहता था, ना तो स्टेट रहना चाहिए ना क्लास रहनी चाहिए. लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, उसने स्टेटलेस सोसाइटी बनाने के लिए एक सिस्टम सुझाया, है ना. 2 फेजेस उसने बताए, रेवोल्यूशन के 2 फेजेस उसने बताए. पहले फेज में जो एग्जिस्टिंग स्टेट है जो कि कैपिटलिस्ट ने कंट्रोल करके रखा है, कैपिटलिस्ट या फिर बॉर्जोइस ने उसे कंट्रोल करके रखा है. पहले फेज में उस स्टेट को, है ना, उस स्टेट में ब्लडशेड रेवोल्यूशन ला करके कैपिटलिस्ट को हटा करके उनका सफाया करके जो, ठीक है, जो प्रोलिटेरिएट्स हैं, मजदूर वर्ग, प्रोलिटेरिएट्स, ठीक है, दे विल कंट्रोल द अथॉरिटी फर्स्ट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन, दैट स्टेट विल बी कंट्रोल्ड बाय प्रोलिटेरिएट्स. Then, after that, this will be a transitionary phase. After that, proletariats will organize the things in such a manner that all the means of production are regulated and controlled by small communes. This is why it is called communism. Small communes of 5,000 and 6,000, 10,000 people, they will control the means of production in smaller groups. This is why it is called communism. है ना. नाउ दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये चाइना में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की भी गई थी. माओ जेडोंग ने वहाँ पे कम्युन सिस्टम लाया, ठीक है, लेकिन ये बहुत, है ना, एक ब्लंडर था, एक बड़ा फेलियर था माओ जेडोंग का कम्युनिस्ट सिस्टम. नाउ व्हाट वाज दैट कम्युनिस्ट सिस्टम, इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर थे माओ जेडोंग पे. मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो माओ जेडोंग ने 2 इंपॉर्टेंट इसमें अपने एक्शन लिए अपने कम्युनिज्म में.
नंबर वन है ना, फॉरगेट अबाउट हिज कल्चरल रेवोल्यूशन एंड कल्चरल कम्युनिज्म। इसने दो इंपॉर्टेंट वहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड करके अपना एक मिशन लाया। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट इसने ऑब्जेक्टिव रखे। नंबर वन वॉज कि भैया जो स्टील प्रोडक्शन है, स्टील प्रोडक्शन जो कि चाइना उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था, इसने क्या कहा कि हम कोई हैवी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, बट हम स्टील को ठीक है छोटी भट्टियों में प्रोड्यूस करेंगे चाइना में। ठीक है, स्टील, एक्चुअल में इट इज़ स्टील, मैंने स्टील लिख दिया। छोटी भट्टियों में चाइना में प्रोड्यूस करेंगे, 4-5 हज़ार लोगों के कम्यून बनाए जाएंगे और वो मिल करके प्रोड्यूस करेंगे स्टील छोटी भट्टियों में। सो पहला उसने ये लाया। दूसरा वहाँ पे उसने कम्युनिटी फार्मिंग का एक सिस्टम भी लाया। ये तो बहुत सारी जगह लाया गया, मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज में कम्युनिटी फार्मिंग का सिस्टम लाया गया। इवन यूएसएसआर में भी ये स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसका भी ये फेल रहा। सो चाइना में तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट भारी फेल रहे। कम्युनिटी फार्मिंग जब उसने लाया उसी टाइम उसने एक, देखो ऐसा होता है कि यू शुड नेवर बी सराउंडेड बाय यस मैन। माओ जेडोंग ऐसा एक आदमी था, इसको ना पसंद होती ही नहीं थी, तो इसके जितने भी अपने लोग थे दे वर बेसिकली यस मैन। तो किसी ने माओ जेडोंग को सजेस्ट किया, हाँ माओ ने बोला कि भैया हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट हम बहुत खाना कर रहे हैं, ज़मीन इतनी है ना, हम पैदावार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो माओ को किसी ने बोला होगा कि शायद इस वजह से कि हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत है, वी लैक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री एटसेट्रा, नहीं तो हमें वो भी ठीक है वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो माओ जेडोंग ने वहाँ पे अपनी एक अलग से ठीक है ये उसने बाकायदा ये डिक्लेयर किया कि स्टेट विल ठीक है विल गिव प्राइजेज टू दोज पीपल जो कि है ना चिड़िया को मारेंगे। ठीक है, तो और और जो उस है ना वहाँ पे उसने ये ट्रेडिशन शुरू कर दिया कि हम जो है खाने के बदले इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े हैं चिड़िया वगैरह, ये उस टाइम पे शुरू हुआ, ये 1959 के आसपास की बात है। हुआ क्या, फिर लोगों ने ये सारे पंछी फनेरू जितनी भी चीज़ें थी सबको मार दिया, और जिसकी वजह से देखिए पॉलिनेशन वगैरह नहीं हो पा रही थी, है ना। मच्छरों को मारा लोगों ने, चूहों को मारा, चूहों पे प्राइजेस दिए माओ जेडोंग ने। तो लोगों का बिजनेस बन गया, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को मारना और इनको मारना, जिसकी वजह से 2 साल में वहाँ पे सबसे भीषण आज तक का अकाल जो पड़ा हुआ है वो चाइना में पड़ा हुआ है। करोड़ों लोग उसमें मारे गए। अब उनकी ये मजबूरी बन गई, क्योंकि वहाँ पैदावार नहीं हो पाई, उसने सारे पंछी वगैरह सब मार दिए यार, पॉलिनेशन नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से अब ये उनका मैंडेट बन गया, उनकी आदत का हिस्सा बन गया कीड़े मकोड़े खाना। तभी आप देखेंगे है ना, ये बहुत पुरानी आदत नहीं है, चाइनीज़ लोग कीड़े मकोड़े पहले नहीं खाते थे। मेन ये यहाँ से शुरू हुआ था। माओ जेडोंग की सारी कहानी है ये, जो कि नहीं बताई जाती है लोगों को, है ना, चाइना में खासतौर पे नहीं बताई जाती है। उनको लगता है दिस इज़ आर आर ईटिंग हैबिट सिंस एजेस, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका सोशलिज्म। बट इंडिया में देर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म, पैसिफिक सोशलिज्म। देर इज़, है ना, हम कोई भी रेवोल्यूशन का कॉल नहीं देते हैं। देर इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम, जो कि आप सभी को पता है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट मोर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाइड इंडियन आइडिया ऑफ सोशलिज्म एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। ठीक है, फुल सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोलेबरेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अगला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस तरीके, वर्शिप एंड प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी की तो बात भी नहीं की है। ठीक है, प्रियम्बल में यहीं से आप हटा दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की ही बात है, प्रॉपर्टी की बात भी नहीं है, इसे वैसे ही हटा दो। दूसरी बात कि ये सोशलिज्म का फीचर है भी नहीं, है ना। सोशलिस्ट स्टेट्स नॉर्मली फ्री स्पीच वगैरह को डिस्करेज ही करती है, क्योंकि वहाँ सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कंपेयर टू योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोलेबरेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यस, ये इंडिया का एक एक पार्ट है कि यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ चलेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस। फुल सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नो, नो, देर इज नो सच रेडिकल अप्रोच, दिस इज वाई वी कॉल इट गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज कि डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है इन आर प्रीएम्बल, इट इज मेंशन दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। नाउ व्हाट डज दैट डेमोक्रेसी मीन, इस पे काफ़ी डिबेट चल सकती है कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, किसने इसको कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, उसे हम यहाँ पे उतना नहीं देखें, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर कि हाँ डेमोक्रेसी वगैरह क्या है, एंड जीएस के पर्सपेक्टिव से वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द ऑप्शनल स्टफ। बेसिकली जहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो आपके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है
इट इज़ रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, जो आपके स्विट्जरलैंड वगैरह में चलती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली आप है ना गो थ्रू करते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहती है कि इनका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आपसे अगर बोले कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइड काम तो भाई एक जैसे ही करते हैं, लेकिन फिर इनका मीनिंग क्या है, ये इनमें डिफरेंस क्या है। फिर रिकॉल एंड इनिशिएटिव, कुछ ऐसे ऐसे इसमें टर्म्स आपके यूज़ किए जाते हैं। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, है ना, not through any representative, they are directly participating in the democratic process, they are directly participating in the decision making process. For that they use certain tools. What are those tools? Number one, referendum. Number two, plebiscite. दोनों में काम देखो, काम दोनों में एक ही हो रहा है, ओपिनियन ऑफ सिटीजन्स लिया जा रहा है। डिफरेंस बस ये है कि रेफरेंडम को नॉर्मली स्टेट जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस वी आर कंडक्टिंग दिस रेफरेंडम, है ना, टू गेन द पब्लिक ओपिनियन, टू हैव ए सेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन दैट व्हाट इज पब्लिक थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो उसके लिए एक रेफरेंडम करवाया गया। वो स्टेट ने, वो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, वहाँ की सरकार ने खुद करवाया था। दैट वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, राइट। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है यार, हमने तो सुना है कि मीज़ो या फिर जो कुकी वगैरह आपके इस तरीके के जो इंसर्जेंट्स होते हैं वो भी क्लेम करते हैं कि इट इज़ ए रेफरेंडम। दे आर क्लेमिंग बिकॉज दे क्लेम देयर एग्जिस्टेंस एज ए स्टेट, दे आर क्लेमिंग इट एज ए रेफरेंडम बिकॉज दे थिंक दैट दे आर स्टेट, एक्चुअल में दे आर नॉट स्टेट्स, राइट। सो रेफरेंडम इज इन पॉलिटिकल टर्म्स इज गेनिंग public opinion when state is formally recognizing the process. When state is not recognizing that process, है ना, formally not recognizing that process, but still public is expressing its opinion, that is known as plebiscite. Then comes recall, कि you have elected somebody, you have the right to recall that representative, right? So this is your recall. Then initiative and citizen initiative etc. ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिटीजन इतना आगे बढ़ जाता है कि वो सिटीजन आर बेसिकली प्रपोजिंग अ पर्टिकुलर लॉ इटसेल्फ, कि मेक दिस लॉ। फॉर एग्जांपल इन यूएसए देर इज नो आर्म्स बैन, ठीक है, आर्म्स लाइसेंस आर इशूड टू एनी सिटीजन, है ना। आई डोंट नो कि वहाँ पे क्वालिफिकेशन उतनी चेक की जाती है या नहीं, बट इफ सिटीजन्स वांट दे कैन प्रपोज, they can have an initiative that please ban arms trade, open arms trade in USA, right? So that would be called as citizens initiative. These are certain, अब देखो अगर वो आपको बोले कि इंडिया में क्या राइट टू रिकॉल है, कहीं पे राइट टू रिकॉल है, यस। जब हम पढ़ेंगे पंचायती राज को पढ़ेंगे, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में देर इज राइट टू रिकॉल, है ना। पीपल जो है, लोग, जो ग्राम सभा है वो खुद, है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो खुद अपनी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से अपना रेजोल्यूशन पास करके, जो ग्राम सभा है ना, वो ग्राम पंचायत के जितने भी आपके सदस्य चुने गए उनको रिकॉल कर सकते हैं, है ना। प्रधान को वो हटा सकते हैं, जो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स एटसेट्रा उनको वो हटा सकते हैं। सो येस देयर इज राइट टू रिकॉल इन इंडिया इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, not in MP election or MLA election. No, there is no right to recall in these institutions. अगली बात देखिए, सेकुलर। सेकुलर होने का मीनिंग क्या होगा, ये अलग अलग दुनिया में अलग अलग चलता है। फॉर एग्जाम्पल जो ईजीएस्ट डिस्क्रिप्शन है सेकुलर होने की, ये डेफिनेशन है सेकुलर होने की, इट टर्न्स आउट टू बी कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड पॉलिटिक्स। नाउ हु इज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, देयर इज अ सॉरी difference between the religion and the politics. Religion and the politics. Now, who is the political agent of the society? That is state. It means religion should not interfere in the state affairs and state should not interfere in the religious affairs. Right? This is the very simple है ना sorted kind of definition of secularism, कि there is a mutual exclusion between the two. But this description of secularism is a Western description.
जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, जो वेस्ट में चलता है, ये कहता है इस बात की, है ना, इस चीज़ की बात कि देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन द टू। रिलीजन शुड नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट एंड स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन। अगेन देयर कैन बी नो हार्ड एंड फास्ट रूल, है ना। कोई आकर के कल बोलेगा, अगर किसी ने निकोलो मैकियावेली का नाम सुना है, तो निकोलो मैकियावेली ने स्टेट या फिर रिलीजन को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी डिक्लेयर किया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट ऑफ प्रिंस, ठीक है। निकोलो, ठीक है, जो मैकियावेली था बेसिकली इटालियन थिंकर, उसने ये बात कही थी अपने प्रिंस को, द प्रिंस में उसने एक ये गाइडलाइन दी कि भैया अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है, प्रिंस अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तो आपको सिटीजन्स का जो, ठीक है, जो 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 अथॉरिटी है, जो सिटीजन्स में अगर आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी अथॉरिटी, और अगर उनकी ओबीडियंस को कमांड करना है, तो आपको उस चीज़ को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो क्या है? वो है चर्च, वो है रिलीजन, ठीक है। तो मैकियावेली ने क्या बोला कि रिलीजन का यूज करो, है ना, लेकिन रिलीजन के द्वारा यूज मत हो जाओ। तो निकोलो मैकियावेली का सेकुलरिज्म कुछ ऐसा था, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आइडिया ऑफ रिलीजन, है ना। लेकिन एक मछली, है ना, के होने से तालाब गंदा नहीं हो जाता। ये, खैर, ये बहुत ही रियलिस्टिक व्यू है एक्चुअली पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स यूजेज एवरीथिंग, पॉलिटिक्स यूजेज एवरीथिंग। It uses individual, it uses energy, it uses constitution, it uses law, it uses religion just to express one's authority over the other. Whosoever is commanding the authority, that person will use everything to sustain his presence there. This is the reality of politics actually. Niccolo Machiavelli was not wrong here. लेकिन लेकिन फिर भी प्रिंसिपली अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें, तो वेस्ट वाले लोग क्या कहते हैं, खासतौर पे अमेरिकन लोग क्या कहते हैं, देयर शुड बी नो देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। अगेन आप, है ना, कई लोग यहाँ पे फिर बोलेंगे कि यार अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी शपथ ली, तो उसमें जो उनको, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अगर कोई मिनिस्टर अपनी ओथ ऑफ ऑफिस लेता है, तो कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाता है। प्रेसिडेंट को कौन दिलवाएगा? है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएगा, है ना, ये। लेकिन वहाँ पे किसने दिलवाया? जो उनका हेड हेड फादर होगा, जो हेड प्रीस्ट है वहाँ के चर्च का, अमेरिकन चर्च का, उसने दिलवाया, है। तो है ना, देर इज अ, स्पेशली वेस्ट इज अ कम्युनिटी फुल ऑफ, जिसे हम कहेंगे कि डाइकोटोमीज, है ना, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। एक जीता जागता ऑक्सीमोरॉन अगर आपको जाना है, देखना है, तो रशिया से पीछे का पूरा यूरोप देख लो। वहाँ आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। रशिया का ठीक है, वो क्लेम ही नहीं करता है कि हम डेमोक्रेटिक है ना। पुतिन नेवर क्लेम्ड कि आई एम ए डेमोक्रेटिक लीडर। खैर, तो दिस इज अबाउट वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म इज समवट डिफरेंट। Indian secularism says no, 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 there is no need of strict separation between the religion and the state. Mind this, ये this was a question asked in mains, UPSC mains, ठीक है। Indian versus French secularism. Points are almost similar. In Indian secularism, there is no strict difference between the state, है ना। स्पेशली इंडियन सेकुलरिज्म को माना जाता है कि देर इज अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू, देर इज अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, ठीक है। सो इन इंडिया, स्टेट इज अलाउड टू इंटरफेयर इन रिलीजियस डोमेन, religion is allowed to interfere in state's domain to some extent. For example, state can intervene in religion, है ना, ताकि वो रिलीजियस रिफॉर्म वगैरह ला सके, कास्टिज्म के मीनिंग्स को दूर कर सके, राइट। फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस में जो है स्टेट, दैट इज द द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर, ताकि जेंडर जस्टिस लाया जा सके। So in India, principled distance is there. There is no strict separation. अगली बात, वेस्ट वाले रिलीजियस माइनॉरिटी मेजोरिटी को रिकग्नाइज ही नहीं करते। फॉर देम एवरी, है ना, गधा हो, बैल हो, भैंस हो, सब बराबर,
बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ रिकॉग्नाइजेज रिलीजियस माइनॉरिटीज। अगर आपसे पूछा भी जाए कि इन इंडिया में ठीक है जो माइनॉरिटीज है वो कितने तरीके की रिकॉग्नाइज की गई है, आर्टिकल 30 रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, दो तरीके की माइनॉरिटीज इंडिया में रिकॉग्नाइज की गई है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ओनली टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज आर देयर, राइट। ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में भी स्पेशली फ्रेंच सेकुलरिज्म है जो इतना रिजिड है कि भैया पब्लिक में आप अपने रिलीजियस सिंबल तक को भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे पग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे कृपाण वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है। इन इंडिया में देर इज़ नो सच प्रोहिबिशन। इन इंडिया यू कैन बैन, यू कैन वियर बुर्का। इन फ्रांस देर इज़ नो, है ना, यू आर नॉट अलाउड टू वियर बुर्का इन पब्लिक ओकेजन्स। Public occasions माने government occasions etc. No, you are not allowed to do that. In government schools, no, you are not allowed to do that. इसी वजह से फ्रांस में ठीक है वो कुछ रेडिकल अटैक्स वगैरह हुए थे, ठीक है। चार्ली हेब्डो मैगजीन वगैरह का 1-2 साल पहले केस हुआ था, एंड पेरिस में बॉम्ब अटैक भी हुए थे। वो इसी वजह से कुछ इस्लामिक लोग जो हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट उस पर दर्ज किया था। नेक्स्ट, नेगेटिव सेकुलरिज्म एंड पॉजिटिव सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज नेगेटिव सेकुलरिज्म, है ना। नेगेटिव इन द सेंस कि इट इज रिस्ट्रेनिंग द स्टेट टू डू, या फिर इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द स्टेट फ्रॉम इंटरवीनिंग इन द रिलीजियस अफेयर्स इन एनी सर्कमस्टांस। बट इन इंडिया इट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, इट इज एनेबलिंग द स्टेट टू डू सर्टेन, है ना, रिलीजियस रिफॉर्म्स एटसेट्रा एज वेल। क्लियर। तो यहाँ से ये भी आपकी चीज़ बनता है। अब आते हैं कि भैया इंडिया में, है ना, इंडिया को 26 जनवरी को एक्चुअल में रिपब्लिक क्यों कहा गया। एक्चुअल में रिपब्लिक क्यों कहा गया, अब जब आप समझेंगे कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या है, रिपब्लिक के ठीक है मीनिंग को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो एक बार सिसरो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिसरो की इसमें हालांकि, है ना, कई लोग बोलेंगे कि जाओ जाकर के प्लेटो पढ़ो, है ना, लेकिन नो, सिसरो ने इस पे सबसे ऑथेंटिक अपना काम दिया हुआ है ना। सिसरो का इस पे बहुत डिटेल्ड वर्क है कि व्हाट विल बी कॉल्ड एज रिपब्लिक, राइट। इनफैक्ट सिसरो ने ये तक बताया था कि रिपब्लिक इज नॉट जस्ट हैविंग अ डेमोक्रेटिक और द हेड इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड हेड होना ही, ये सिसरो ने ही ये चीज़ सबसे पहले अपनी ठीक है सामने रखी थी कि सिर्फ इलेक्टेड हेड होना ही रिपब्लिक का साइन नहीं है। नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि रिपब्लिक इज अ स्टेट जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट अगर इलेक्टेड हो, हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड हो, दैट वुड मीन दैट दैट पर्टिकुलर स्टेट इज रिपब्लिक। ये अमेरिकन कॉन्सेप्शन है, ये गंदगी उन्होंने फैला रखी है ना। बेसिकली अमेरिकन अप्रोच हैज withered away the distinction between the meaning of republic and democracy. They are two different things. रिपब्लिक होना और डेमोक्रेसी होना दोनों दो, है ना। जरूरी नहीं है कि हर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हो, जरूरी नहीं है कि हर डेमोक्रेसी रिपब्लिक ही हो, राइट। लेकिन यूएसए ने ये उस टाइम प्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि यस, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी बोथ आर सेम थिंग्स, क्योंकि उनके वहाँ प्रेसिडेंट ही आपके हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। बट सिसरो ने इस चीज़ को बहुत रिकॉग्नाइज किया था कि भले ही वो मोनार्की हो, ठीक है, भले ही वो एरिस्टोक्रेसी हो, या फिर भले ही वो डेमोक्रेसी हो, इन तीनों तरीके के, है ना, जो तीनों तरीके की गवर्नमेंट्स हैं, इन तीनों तरीके की गवर्नमेंट्स में जरूरी नहीं है आपको रिपब्लिक मिले, या फिर रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन देयर वर्स्ट टाइम्स, जब ये अपनी डिग्रेडेड फॉर्म में होती है ना। जब मोनार्की, अथॉरिटेरियनिज्म, या फिर जो ओलिगार, है ना, जो सॉरी जो टोटलिटेरियन रूल में, है ना, टोटलिटेरियन रिजीम में जब मोनार्की कन्वर्ट हो जाए, एरिस्टोक्रेसी जब ओलिगार्की बन जाए, ओलिगार्की माने कुछ एक लोग हैं, कुछ एक इलीट्स हैं जो कि राज आपके कर रहे हैं, या फिर डेमोक्रेसी जब मोबोक्रेसी बन जाए, दे आर देयर वर्स्ट फॉर्म्स, मोबोक्रेसी बन जाए, वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इलेक्टेड होने के प्रिंसिपल पे ही आप किसी को रिपब्लिक कह देंगे। नो, डेमोक्रेसी में भी जरूरी नहीं है कि रिपब्लिक बने। वाई? बिकॉज
रिपब्लिक होने की कुछ एसेंशियल शर्तें हैं, इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लक्ष्मीकांत में सिर्फ 2 कंडीशन बताई हुई है कि इफ दीज 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन यू आर ए रिपब्लिक। नॉट एक्चुअली। रिपब्लिक होने की पहली शर्त कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होना चाहिए, इट शुड बी इलेक्टेड। वो जा कैसे रहा है, वो जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, समझ रहे हो सकता है कि इवन है ना, मान लो वो लाइफ के लिए ही अपना पूरा, हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बात पे डिपेंड नहीं हो रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट जा कैसे रहा है, वो आ कैसे रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है किसी चीज़ के रिपब्लिक होने का या ना होने का, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एनी स्टेट कैन बी impeached, maybe है ना, maybe there can be a system where the head of the state can be impeached after a resolution presented by the ombudsman. For example, in Scandinavian countries where the system of ombudsman was introduced way back in 1930s 1940s, in Scandinavian countries the head of the state is impeached after the report of ombudsman is presented to their parliaments. दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक मेथड से ही जाए, है ना, कोई दूसरा अथॉरिटेरियन मेथड भी हो सकता है उसको इम्पीच करने का। वो जरूरी नहीं है कि लोग ही उसे हटाए, बट वो आ कैसे रहा है वो पॉपुलर सपोर्ट से होना चाहिए, है ना। इसीलिए अगर आपसे सवाल वो पूछें, ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, देखिए इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए देर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें इलेक्टेड एमएलएज, ओनली इलेक्टेड एमएलएज, दूसरा इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउस, सिर्फ ये लोग पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, समझ रहे हो, इलेक्शन के लिए उसको इलेक्ट करने के लिए सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज, सिर्फ इलेक्टेड एमपीज, बट उसको इम्पीच करने के लिए इलेक्टेड एज वेल एज नॉन इलेक्टेड एमपीज सामने आ जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। इम्पीच करने में नॉन इलेक्टेड भी आ रहे हैं, इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड आ रहे हैं। वाई सो? बिकॉज इंडिया इज ए रिपब्लिक। when you when you say that India is a republic, that means president has to be elected by people, either directly or indirectly. In Indian case, president is elected indirectly by the people. but है ना, समझ रहे हो कि अब मान लीजिए अगर हमने इन नॉन इलेक्टेड एमपीज को भी अलाउ कर दिया, मान लो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड एमपीज को भी अलाउ कर दिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आम आदमी क्या बोलेगा? आम आदमी बोलेगा कि नहीं, ये अलाउ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट ने ही चुन के वहां पे रखे हुए हैं, ये अलाउ नहीं होने चाहिए। बट आर्ग्यूमेंट तो काउंटर भी होता है कि तब तो इनको, है ना, तब तो नॉमिनेटेड एमपीज को प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हुए, उसी की साइड लेंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है। सो व्हाट इज द सॉलिड आर्ग्यूमेंट? सॉलिड केस इज दिस: सिंस इंडिया is a republic, it has to be a full republic, 100% republic. You cannot have 99% elected MPs and 1% non-elected MPs who are voting in the presidential election. That would mean that India is a 99% republic. India is a republic and India has to be a full republic. And what is the essential condition of being a republic? That means that condition is that head of the state shall be elected by the people, either directly or indirectly. But how that head of the state is impeached, वो एक डिफरेंट मेथड है, वो एक डिफरेंट मैटर है। क्लियर? दूसरी बात, अगला दूसरी चीज चाहिए आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ये एक दूसरी कंडीशन है, राइट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको क्यों चाहिए? ताकि ये जो आपने सबके लिए जो ये ऑफर दे के रखा है कि भैया हेड ऑफ द स्टेट कोई भी होगा, है ना, कोई भी होगा और वो इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ द स्टेट कोई भी हो सकता है, एनी इंडियन सिटीजन जो भी क्वालिफाई करे अपनी कंडीशन, एज की कंडीशन या फिर सिटीजन होने की कंडीशन, एनी इंडियन सिटीजन कैन बी हेड ऑफ द स्टेट। एंड 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 एट द सेम टाइम आपको उन्हें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी पहुंचानी है, ताकि लास्ट रो में खड़ा हुआ इंडियन सिटीजन, सबसे गरीब आदमी भी सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सके। दिस इज वाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अनदर एसेंशियल कंडीशन
जिस पे सिसरो ने ऊपर है ना अपना सबसे इम्पोर्टेंट अपनी, ठीक है, वो बताई कि सिर्फ डेमोक्रेटिक होना या फिर सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करना, इससे ही आप रिपब्लिक नहीं बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि विद इन डेमोक्रेसी ऑल्सो देयर आर एम्पल चांसेस, है ना, एंड देयर आर ऑलवेज चांसेस कि एक फैक्शन, है ना, वन फैक्शन ऑफ सिटीजन establishes rule over the other faction of citizens. देर आर फेयर चांसेस, और वो होता ही है, फैक्शनलिज्म आपकी डेमोक्रेसी में होता ही है। इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप आर्बिट्रेरीनेस को रोकें, ताकि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबसे कमज़ोर लोगों को भी आप मुहैया करवा सकें। दिस इज़ वाई रूल ऑफ लॉ बिकम्स एसेंशियल। रूल ऑफ लॉ बिकम्स एसेंशियल, ताकि डेमोक्रेसी या फिर ये जो आपने रिपब्लिक यहाँ पे क्रिएट किया है वो कहीं मोबोक्रेसी में, है ना, या फिर रूल ऑफ फैक्शंस में कन्वर्ट ना हो सके। तो रूल ऑफ लॉ होगा, नॉट द रूल ऑफ फैक्शंस। उस रूल ऑफ लॉ के अंडर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की एक एसेंशियल कंडीशन होती है कि सभी को, एवरीबडी इज डीम्ड इक्वल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स everyone is having equal opportunity. That equal opportunity is provided by rule of law. तभी आप एक रिपब्लिक बनेंगे। सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने से आप रिपब्लिक नहीं बन जाएंगे, वो टिरेंट भी हो सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए जब आप डिबेट पढ़ते हैं ना, कभी पढ़ना इस चीज़ पे कि देर इज अ रिट्रीट ऑफ रिपब्लिकनिज्म, दैट पीपल, है ना, हमारे जो रिपब्लिक्स हैं, दे आर नो मोर रिपब्लिक्स, दे आर बेसिकली टिरेनीज, है ना, मोनार्की इज, है ना, दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ मोनार्की, रिजीम है किसी एक पर्टिकुलर आदमी का बस वो। नाउ हाउएवर दिस लॉ नीड नॉट एसेंशियली बी रिटन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो बोले कि रिपब्लिक होने की इनमें से क्या क्या शर्तें हैं, ये तीनों है, बट अगर वो बोले कि देर इज अ नीड ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो, दैट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। वाई? बिकॉज लॉज, ये जो रूल ऑफ लॉ है उसमें लॉ जरूरी नहीं है कि रिटन हो, वो लॉ रिटन या अनरिटन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एंशियंट रोमन रिपब्लिक है, इंडियन रिपब्लिक्स है, आपने पढ़ा हुआ है रिपब्लिक सिस्टम इन इंडिया, वो काफ़ी साल पहले भी आपके नॉन रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके थ्रू, है ना, वो रन कर रही थी। अगली बात, फेडरलिज्म जो है ये इंडिया का एक अनदर, ठीक है, इंडिया में एक 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 अनदर करेक्टरिस्टिक है इंडिया की पॉलिटी का। इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट फेडरल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसे हम, ठीक है, जब हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे, ठीक अगला जो लेक्चर होगा उसमें फेडरलिज्म को बहुत डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए ये समझो कि फेडरलिज्म जो एक सिस्टम है जिसमें कि, है ना, वेरियस, जरूरी नहीं है कि 2 लेयर हो, सेंटर और स्टेट, वेरियस लेयर्स हो सकती है, सेंटर हो सकता है, स्टेट हो सकता है, लोकल लेवल हो सकता है। लेकिन इंडिया में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है ना, उसमें बस 2 लेयर्स जो जो बेसिकली यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया में, देर इज नो फेडरल, है ना, नो नो वर्ड सच एज फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म को आप इंडियन यूनियन भी कहते हैं। और उस इंडियन यूनियन, है ना, वो इंडियन यूनियन आर्टिकल 1 में कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि इंडिया शेल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें आपकी यूटी भी नहीं आती है जब वो बोले कि इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट है। दैट मीन्स कि सिर्फ स्टेट इंडिया की फेडरेशन को फॉर्म कर रहे हैं, स्टेट्स मिलकर के आ रहे हैं। यूटीज इंडिया की फेडरलिज्म का हिस्सा नहीं है या फिर इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा है। दोनों अलग बातें हैं। इसे हम आर्टिकल 1 को जब स्टडी करेंगे उस टाइम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए ये समझो कि फेडरलिज्म इंडिया में कहीं मेंशन नहीं है। फेडरलिज्म जिसके तहत वेरियस लेवल की आपकी गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है? यूनियन ऑफ स्टेट। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ रिपब्लिक नहीं है इंडिया में, या हेड ऑफ स्टेट नहीं है इंडिया में, ये हेड ऑफ यूनियन भी है। प्रेसिडेंट इंडिया में हेड ऑफ यूनियन भी है, ठीक है। सो इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज परफॉर्मिंग सेवरल ड्यूटीज साइमल्टेनियसली। इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज बट 3 पार्ट्स। जब हम पार्लियामेंट को स्टडी करेंगे तब इसे जानेंगे। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ रिपब्लिक और हेड ऑफ स्टेट। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ इंडियन यूनियन एज वेल। क्लियर? तभी अगर आपसे वो ये भी पूछे
कि भैया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्यों, है ना? इसे हटाया भी तो जा सकता है, एमएलए क्यों पार्टिसिपेट करें? बिकॉज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इट हैज़ टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स एज वेल। क्लियर? अगर वो ये भी स्टेटमेंट दे दे कि हेड ऑफ यूनियन कौन है, आपके लक्ष्मीकांत में ये सब चीज़ें नहीं है भाई, ये मेरे से लिख के ले लो, कहीं आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आपके लक्ष्मीकांत में ये चीज़ें नहीं, और प्रीवियस कोर्स में भी ये नहीं थी जो हमने पिछले साल लाया। ये कुछ नई चीज़ें जो मैं अभी ऐड किस में किया हूँ। अगली बात, अगर वो प्री में पूछे कि इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ फेडरलिज्म बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। भैया इंडिया में जो फेडरलिज्म क्रिएट किया गया है, इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट ए बी सी और डी, नहीं, ऐसा नहीं है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र कर्नाटक ये सब साथ में आए, बोला कि इंडियन यूनियन बनाते हैं, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं बना है ना? इट इज़ रैदर है ना, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपल्शन। ये बॉटम अप अप्रोच से नहीं बनाया, स्टेट्स ने सेंटर को नहीं बनाया, सेंटर ने स्टेट्स को बनाया है। वो स्टेट जो कि डिस्ट्रक्टिबल है, उनका नाम चेंज हो सकता है, बाउंड्री चेंज हो सकती है, सब चीज़ें चेंज हो सकती है। यूएसए में डिफरेंट है, यूएसए में जो फेडरलिज्म बना है वो वहाँ के स्टेट्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। पहले जो 13 शुरुआती जो स्टेट्स थे, ठीक है, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, वो जॉर्ज वॉशिंगटन के टाइम पे, तब जाकर के फेडरेशन ऑफ यूएसए बना। फिर बाद में बाकी स्टेट्स ऐड होते गए आजकल 50 स्टेट्स हैं। यूएसए के एक्सपेंशन के साथ कुछ उन्होंने खरीदे, जैसे अलास्का वगैरह उन्होंने खरीदा, है ना? एक एक फ्रांस से उन्होंने टेरिटरी खरीदी थी। तो ये जो चीज़ें हैं, यूएसए में देयर वाज डिफरेंट थिंग्स, है ना? लुइसियाना आई थिंक उन्होंने फ्रांस से खरीदा था। तो यूएसए में इट वाज डिफरेंट, इट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट्स। इंडिया में इट इज़ अ कंपल्शन ऑफ द सेंटर। तो स्टेट्स अपनी मर्जी के मालिक नहीं है इंडिया में। यूएसए में स्टेट्स अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा हुआ है कि वो भी फेडरेशन को तोड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे भी स्टेट फेडरेशन को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंडिया में स्टेट्स की एग्जिस्टेंस ही यूनियन पे डिपेंड करती है। पार्लियामेंट उनको उनका नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग दैट यू नो। देन इंडिया में देर इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इन यूएसए देर इज डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, देर आर डिस्ट्रक्टिबल, सॉरी, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स एंड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। सो 50 स्टेट्स फॉर एवर पार्ट ऑफ द फेडरेशन ऑफ यूएसए। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से वो आपसे सवाल पूछेगा, अगर वो बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर, तो सबसे पहले तो होना चाहिए फेडरलिज्म बनाने के लिए 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, फिर होना चाहिए डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, बट नॉट सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ से उसने एक बार पीवाईक्यू फंसाया हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर इज डिफरेंट, सेपरेशन ऑफ पावर इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डिवीजन ऑफ पावर इज वर्टिकल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ पावर, नॉट सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जो डिवीजन ऑफ पावर आपने क्रिएट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, सेंटर में कोई मेजोरिटिज्म, है ना, मेजोरिटेरियनिज्म आ जाए। मेजोरिटेरियनिज्म आने की वजह से, मेजोरिटी गवर्नमेंट आने की वजह से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेजोरिटी गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का स्टेटस ही एकदम चेंज कर दे या उसकी पावर ही उससे एनेक्स कर ले। वो चाहती होगी कि मेरे पास और ज़्यादा पावर्स आए। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए रिटर्न, है ना, इसी चीज़ को रोकने के लिए रिटर्न हो और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए। इंडिया में ये कैसे क्रिएट किया गया है हम तब पढ़ेंगे जब हम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो कि इंडिया में देर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है एट द सेम टाइम। देर आर सर्टेन फीचर्स जिनको आप इजीली अमेंड कर सकते हैं, बट देर आर फेडरल फीचर्स जिनको आप बहुत, है ना, बहुत रिजिडिटी के साथ आपको अमेंड करना पड़ेगा। स्टेट्स की परमिशन उसमें लेनी पड़ेगी, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। वो कहाँ कहाँ होगा इसे हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला एक इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी? कि मान लीजिए किसी तरीके से जुगाड़ लगा करके अगर सेंटर की मेजोरिटेरियन सरकार ने किसी, है ना, या फिर स्टेट से उन्होंने पावर हथिया भी ली, तो कोई तो हो जहाँ स्टेट जाए और बोले कि नहीं यार हमारी पावर इन्होंने एनेक्स कर ली,
तो देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि प्रोटेक्ट कर सके स्टेट के इंटरेस्ट को भी, है ना। सो लेकिन लेकिन अगर वो बोले कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया में देर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बट दैट इज अ फीचर जो कि यूनिटरी फीचर है। इंडिया में देर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ है वही हाई कोर्ट इंप्लीमेंट करते हैं, उसी जजमेंट को जो लोअर कोर्ट्स है ना, वो एक ग्राउंड एक बेसिस मानते हैं। सो देर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी where the lowest judiciary is responsible to the higher level, that is high court, and high court is responsible to the supreme court. They have to follow each other's guidelines. So there is integrated judiciary, but it is a fact, but it is not a federal feature. Federal feature क्या है कि भैया इंडिया में जुडिशरी एटलीस्ट इंडिपेंडेंट तो है, इंटीग्रेटेड है दैट इज यूनिटरी फीचर, इंडिपेंडेंट है दैट इज फेडरल फीचर। देन स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन एट सेंटर, राज्यसभा में जो स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट के जो एमएलएज हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं राज्यसभा के एमपीज को, ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। एटलीस्ट यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेशन है सेंटर में दो लेवल पे है, एक राज्यसभा में और एक प्रेसिडेंट खुद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है, प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर कुछ एक लॉज को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रख भी सकता है। क्लियर। देन देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे इसमें पूछे गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। सवाल वैसे ही कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन, नॉट द फीचर पूछा हुआ है, ये तो है ही। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अरे भाई हमने बहुत, ओ 1 घंटा हो गया है ऑलरेडी, लेकिन ओह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बच जाती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल के बीच क्या डिफरेंस है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच जाती है, 15-20 मिनट की चीज़ें हैं, ठीक है। खैर इस चीज़ को अभी यहाँ पे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि आपके लिए मैं ये जूम कर लूँ, जूम इन कर लेता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, courts have the power to interpret the constitution and powers of different level of government. Okay, the constitution and powers of that means independent judiciary. States are subordinate to central government. States are not subordinate to central government, they are independent, है ना, they are, and again central government, no, they are not subordinate to central government, they are having their own independent existence, they are having their own powers, ठीक है, एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। सो दिस इज समथिंग जो कि इंडिया के इसका फीचर नहीं है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यस, है ना। जब हम इस पार्ट को देखेंगे उस टाइम हम ये सब चीज़ें देखेंगे, फाइनेंशियल फिजिकल फेडरलिज्म वगैरह। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, नॉट अ फीचर, कि कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेम क्वेश्चन, सेम लाइन्स। सोर्स ऑफ रेवेन्यू for union government and state government are specified, same lines. Power of union and states are specified in the constitution, same line, है ना। and Indian federalism is based on principle of separation of power, मैंने बताया ना ऊपर कि यहाँ फंसाया था उसने। this is the answer, it is not a feature because it is not separation of power, it is division of power. separation of power is between legislative, executive and judiciary, यहाँ आदमी फंस सकता है, ठीक है, ऐसे वो फंसा रहा है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। सिंगल सिटीजनशिप, नो, बिकॉज इन अमेरिका देर इज डुअल सिटीजनशिप। डुअल जुडिशरी, नो, बिकॉज इन इंडिया देर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, बिकॉज इन यूएसए देर इज नो लिस्ट सिस्टम। यूएसए में क्या है ये हम कल देखेंगे, कल क्या जो नेक्स्ट सेशन आएगा 15-20 मिनट का, ये हम उसमें देखेंगे। क्लियर कि यूएसए में फेडरलिज्म एक्चुअली डिफरेंट कैसे है। यूएसए का फेडरलिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं होगी यूएसए के फेडरलिज्म के बारे में, वहाँ से वो सवाल बना सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसने यहाँ पे पूछ रखा है, ये एक PYQ है। फिर फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, देर इज अ सुप्रीम कोर्ट इन यूएसए एज वेल एज इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करता हो।
फिर हम ये कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया और यूएसए का फेडरलिज्म अलग कैसे है। काफ़ी चीज़ें इसमें बचती है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बचती है लास्ट लास्ट में तो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, लेटेस्ट कुछ जजमेंट्स हैं जो आई हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जैसे ये देखिए लेटेस्ट कुछ जजमेंट्स हैं। और फिर सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि, है ना, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बी आर अम्बेडकर के इसमें क्या राय थे, ऐसे भी वो प्री उसमें बना सकता है। सो नेक्स्ट सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ़ यू एन्जॉय माई सेशंस, या फिर ये किसी तरीके से आपको बेनिफिशियल लगते हैं, तो इस प्रोग्राम में तो आपको एनरोल करना ही चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म, पेड प्रोग्राम। civilspot.in इज़ माई प्लेटफॉर्म, मेरी वेबसाइट है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और जा करके, है ना, प्रीलिम्स का पंचनामा इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साइंस एंड टेक कमज़ोर है तो भाई इसमें भी एनरोल कर लो, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर रिग्रेट एनरोलिंग इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, दे आर सो कॉम्प्रिहेंसिव। और ये तो एकदम प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। भाई फ्री में प्रैक्टिस करो, फ्री में रिवीजन करो। और इस तरीके के देखिए ये साइमल्टेनियस रिवीजन एंड प्रैक्टिस के मॉड्यूल बनाए गए हैं। बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, चैप्टर यहाँ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 इसमें आपको वीडियो मिलेगी, है ना, 2 बड़े सेशन लिए गए। इंडियन इकोनॉमी पे 8-9 वीडियोस और भी चढ़ेगी, 10-12 वीडियोस और आएंगी, है ना। वैदिक सिविलाइजेशन पे सब चीज़, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन, संगम एरा, गुप्ता एरा, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भी बहुत है। मोर देन 40 सेशंस ऑलरेडी इसमें अपलोड हो चुके हैं, है ना। 50 to 60 सेशन इसमें और आने हैं बिफोर प्रीलिम्स। तो आप इसमें जा कर के एनरोल कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगता हो, लग रहा हो। पिछले साल काफ़ी लोगों ने ये फॉलो किए थे। आप अपनी ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक हमेशा दीजिए। आई ऑलवेज लव रीडिंग योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।